पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे का जो ये टूर था, 4 सीरीज़ खेलनी थी, ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान ने इस टूर का आगाज़ भी एक शिकस्त से किया था और इख्तिताम भी शिकस्त पे ही हुआ। हालांकि पाकिस्तान ने इस दरमियान में 4 में से 3 सीरीज़ जीत ली, लेकिन पाकिस्तान का आगाज़ और एंड जो था वो शिकस्त से ही हुआ। तो आप क्या कहेंगे, क्या आप पाकिस्तान के इस टूर से सेटिस्फाई हैं? आप समझते हैं कि ये एक सेटिस्फैक्ट्री टूर था? मैं कुछ हद तक सेटिस्फाई हूँ, कंप्लीटली सेटिस्फाई नहीं हूँ। एटलीस्ट जिम्बाब्वे टूर से मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, क्योंकि उसके अंदर उन्होंने जो फर्स्ट वन जिस तरह हारा और इस तरह लास्ट T20 हारा, उससे नहीं। आप जिम्बाब्वे जा गए हैं तो आपको तो जाके 6 के 6 मैच जीतने पड़ेंगे। इसके अलावा इंडिविजुअल परफॉर्मेंस रही, टीम में कुछ इंप्रूवमेंट नजर है, जिससे मैं खुश हूँ कि कुछ बेहतरी की तरफ चीज़ें जा रही हैं। साइम अयूब ने और वनडे क्रिकेट के अंदर उन्होंने अपना जलवा दिखाया और उन्होंने नाम बनाया और उन्होंने शो करवाया कि वो आगे वनडे के अंदर टीम के लिए आप कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा कामरान गुलाम ने भी थोड़ी झलक दिखाई, इतना उनको मौका मिला। पाकिस्तान ने ख़ास तौर पे आपने जिम्बाब्वे की बात की, तो जो मैच जीते वन साइडेड जीते, जो हारे बुरी तरह हारे। मतलब पहला मैच बिल्कुल ऐसे लगा कि जिम्बाब्वे और पाकिस्तान टीमें स्वैप हो गई हैं। पहले वनडे की बात कर रहा हूँ, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? फिर आप आखिरी T20 बताइएगा कि ऐसे लगा पाकिस्तान का कोई ऑस्ट्रेलिया से मुकाबला चल रहा है, और बाकी जो 4 मैच थे तो वो लगा वाकई जिम्बाब्वे से ही मैच हो रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस में जो ये डिस्पैरिटी है, जो ये जिसको कहते हैं कि एक ऑसिलेशन है, उतार चढ़ाव है, इसको आप कैसे समअप करेंगे? बात यह है कि जब पाकिस्तान कई दफ़ा हारता है या पहले एकदम प्रेशर पड़ता है पाकिस्तान को, उससे पाकिस्तान रिकवर करना वो देखना पड़ेगा। वो मुझे अभी तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। या तो आप वन साइड हरा रहे हो क्योंकि आपको प्रेशर नहीं था, आप एकदम ही आपने रोक दिया। शुरू में प्रेशर पड़ा, प्रेशर से कम बैक करना नहीं आपको आ रहा। बिल्कुल ऐसे ही। थोड़ा सा प्रेशर पड़ा, आप क्रम्बल कर रहे हो। आपने 206 करना था, हालांकि उसके अंदर आपके 20 पे 2, उधर आपको प्रेशर पड़ गया, उधर आप 60 पे 6 करके बैठ गए थे। जहाँ सेकंड T20 की बात है, लास्ट T20 जो कल मैच आ रहा है उन्होंने, तो मैं ये कहना चाहूँगा उन्होंने कुछ ज़्यादा एक्सपेरिमेंट कर लिए थे। लड़के अभी नए थे, लेकिन ठीक है, टूर पे लेके गए, इनको चांस भी देना चाहिए। बैटिंग के अंदर स्कोर काफ़ी कम किया था, विकेट भी बहुत ज़्यादा स्लो हो चुकी हुई थी। अभी 150 से 160 तक एटलीस्ट मैं सोच रहा था कि कल 160 तक करते और मैच को जीतते, पर इनसे नहीं हुआ, स्कोर नहीं हुआ। शुरू में विकेट्स गिर गए, साहिबजादा फरहान को 6 में से 4 मैचों में मौका दिया गया, ज़्यादा इंप्रेस नहीं कर पाए। अब ज़्यादा बिल्कुल इंप्रेस नहीं कर, डबल फिगर अचीव नहीं कर सके, डबल फिगर भी अचीव नहीं कर सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। आगे उनको मौका मिलता है कि नहीं, उनको सोचना चाहिए था कि इसमें कुछ ना कुछ वो अचीव कर लेते, क्योंकि इतनी जल्दी मौका मिलना दोबारा पॉसिबल नहीं है उनके। इस टूर पे हम की परफॉर्मेंस की बात करेंगे। बड़े अरसे बाद पाकिस्तान की बैटिंग में थोड़ी कोई फ्लैम्बॉयंस नज़र आई, और जो पुराने दिन थे सईद अनवर इंजमाम के, कुछ ऐसी उनकी, मैं वो तो नहीं कहूँगा, झलक दिखाई दी। तो इस टूर पे पाकिस्तान के बैटिंग के जो स्टार रहे वो साइम अयूब हैं, जिन्होंने 8 इनिंग्स में 340 रन्स बनाए और 50s की 100 भी किया। और इसके अलावा छक्के बहुत ज़्यादा लगाए, जो पाकिस्तान के बैटर्स में बड़े अरसे से जो था मिसिंग थी चीज़ें। तो आप साइम अयूब के बारे में कुछ कहें? जी, साइम अयूब ने अपने आप को प्रूव किया। उसने काफ़ी अच्छा खेला, बॉल को मिनट पे खेला, डरा नहीं कि इसको लेके अच्छा खेला। लेकिन मैं तो प्रेशर सिचुएशन में भी देखना चाहूँगा कैसा परफॉर्म करता है। अभी 4 मैचों में इतना प्रेशर नहीं था जहाँ उसने परफॉर्म किया, लेकिन कुडोस टू हिम, उसने आगे अपनी जगह बनाने की कोशिश की और वनडे में आई थिंक आहिस्ता आहिस्ता अपनी जगह बना रहा है। टेस्ट में बना चुका है, T20 में भी उनको काफ़ी हद तक काफ़ी कुछ। प्रेशर से आपकी मुराद है कि जब बड़ा टारगेट चेस करना हो उस वक्त आप देखना चाहेंगे? उसके अलावा जब आपने टारगेट सेट करना हो, उस बड़ा टारगेट सेट करना हो, तब उन दोनों चीज़ों के अंदर वो फिर उनको देखना पड़ेगा किस तरह लेके चलते हैं। तो साइम अयूब के अलावा आप किस बैटर से इस टूर पे इम्प्रेस हुए? साइम अयूब के अलावा मुझे कामरान गुलाम की बैटिंग अच्छी लगी, हालांकि बहुत कम लिमिटेड मौका मिला। 3 इनिंग्स खेली हैं। 3 इनिंग्स में तो 1 इनिंग्स खेली थी, और यहाँ पे भी वो अच्छा खेले थे। यहाँ पे उन्हें 2 बारियां मिली, टोटल 3 बारियां मिली, उसमें 1 सेंचुरी लगाई, 127 रन बनाए उन्होंने। ठीक है, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की। जो थर्ड था जो मैच वनडे, उसमें उनको मौका मिला तो उन्होंने उसको पूरी तरह उसको ग्रैब किया, अच्छा स्कोर किया, टीम को लेके चले। एंड में कुछ हिट्स भी मारी, लेकिन उनसे आप यही एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 90 गेंदों पे 100 करके आपको देंगे। इससे ज़्यादा आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा कुछ जो के मारेंगे। लेकिन मुझे उनकी परफॉर्मेंस अच्छी लगी। इसके अलावा अब्दुल्ला शफीक ने थोड़ा सा वनडे के अंदर थोड़ा सा स्पार्क दिखाया था, फुल स्पार्क तो नहीं कहूँगा, लेकिन थोड़ा बहुत दिखाया। उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी। बाकी कुछ हमारी बॉलिंग की मेहरबानी थी कि आपको बैटिंग की उस तरह से टेस्ट नहीं हुए, ज़्यादा मौका नहीं मिला। बॉलिंग में आपको हारिस रऊफ का, मैं कहूँगा कि ये दौरा मैं समझता हूँ हारिस रऊफ के नाम रहा। उन्होंने इस दौरे पे 11 मैचेस खेले, 21 विकेटें हासिल की,
वनडे हो T20 हो, हर मैच में वो विकेटें ले रहे थे, परफॉर्म कर रहे थे और उनकी पेस वापस आई, उनका रिदम वापस आया। कुछ हारिस रऊफ के बारे में आप क्या हारिस कहेंगे? रऊफ ने काफ़ी अच्छी बॉलिंग, मुझे काफ़ी पसंद है। ऑस्ट्रेलिया में तो बहुत अच्छी बॉलिंग है, जिम्बाब्वे में भी बॉलिंग काफ़ी बेहतर थी। इसके अलावा मुझे सबसे बड़ी खुशी ये है कि मेरे पास कुछ स्पिनर्स हैं, आपको नज़र टेस्ट में भी, वनडे में भी उन्होंने टीम के लिए परफॉर्म किया। बरार ने विकेट लेके दी हैं, आपको अलावा सुफियान नकीम ने विकेट लेके दी है। वाला स्पिनर मौजूद है और मैं भी आप उनको फ्यूचर में अपने टूर के अंदर रखें और अपने नज़र में रखें और उनको फ्यूचर में इनको और बेहतर करने की कोशिश करें। आखिर में ये कहूँगा कि हारिस रऊफ और साइम अयूब में नहीं, बस लास्ट बता दो। आखिरी बात लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि साइम अयूब या हारिस रऊफ, किस खिलाड़ी को आप इस 4 जो सीरीज़ थी, जो कंप्लीट टूर था, इस पे आप स्टार किसको मानते हैं? मैं हारिस रऊफ को कहूँगा क्योंकि हमने ज़्यादातर मैच बॉलिंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे का टूर ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान ने इस टूर पे 4 सीरीज़ खेली थी, 2 वनडे और 2 T20, जिसमें से पाकिस्तान ने 3 सीरीज़ जीती हैं और 1 सीरीज़ हारी है। तो उस तरीके से देखा जाए तो पाकिस्तान का ये एक विनिंग नोट के ऊपर टूर ख़त्म हुआ है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान ने दरमियान में कुछ मैचेस हारे हैं, ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे के ख़िलाफ़ 1 वनडे हार गए, 1 T20 हार गए, उसका जो है ना बहुत एक सवालिया निशान क्रिएट हुआ है इस टीम पे कि इस टीम ने मुकम्मल डोमिनेंस ख़ास तौर पर जिम्बाब्वे की टीम के ख़िलाफ़ नहीं दिखाई और ऑस्ट्रेलिया की भी एक निस्बतन नौजवान T20 साइड से पाकिस्तान 3-0 से हार गया। तो जहां कुछ पॉजिटिव्स हैं वहीं कुछ नेगेटिव्स भी हैं इस टूर के। बहरहाल इस वीडियो के अंदर हम प्लेयर्स की परफॉर्मेंस की बात करते हैं कि प्लेयर की परफॉर्मेंस का अगर मवाजना किया जाए तो पता चले कि ये टूर कितना सेटिस्फाई था या नहीं था। बैटिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान की जानिब से सबसे जो ज़्यादा रन्स बनाए इस टूर पे, चारों हम जो सीरीज़ थी सबको मिलाकर, सारे फॉर्मेट्स को मिलाकर बात कर रहे हैं, वो रन्स बनाए हैं साइम अयूब ने। साइम अयूब ने 340 रन्स बनाए। 8 इनिंग्स में उनको बैटिंग करने का मौका मिला, एक 100 किया, एक 50 किया और 13 छक्के भी लगाए। तो बैटिंग में 100 किया, 50 की, 6s लगाए। हर तरीके से अगर देखा जाए तो साइम अयूब जो है इस दौरे के ऊपर अपनी जो है अब तक का जो उनका करियर है उसकी एक बेहतरीन फॉर्म में दिखाई दी है। ताहम यहाँ पे मैं एक बात ये करना चाहूँगा कि साइम अयूब को हमने पाकिस्तान ने 25 T20 मैचेस में तकरीबन चांस दिया था जिसमें वो फ्लॉप हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद साइम अयूब को एक बार फिर T20 में जिम्बाब्वे के खिलाफ मौका दिया गया, जहाँ उन्होंने 2 T20 मैचेस खेले, कामयाब रहे। दोनों T20 मैचेस में उन्होंने अच्छा स्कोर किया। लेकिन फिर भी मैं स्टिल ये कहना चाहूँगा कि अब ये साइम अयूब से T20 में मूव ऑन करने का टाइम है। आपने वनडे की बेसिस पे, वनडे की परफॉर्मेंस पे साइम अयूब को T20 में भी शामिल किया, ये चीज़ गलत है। साइम अयूब को अगर दोबारा T20 के लिए आपको कंसिडर करना था तो आप PSL 2025 एडिशन का इंतज़ार कर लेते, उसके बाद फिर देखते कि अगर साइम अयूब वहाँ परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो फिर उन्हें आप T20 टीम में डाल सकते थे। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये इस तरीके से फिर बाकी प्लेयर्स के लिए ज़्यादती है, क्योंकि बाकी खिलाड़ियों को 3 से 4 मैचेस, 5 मैचेस का मौका मिलता है, जिसमें वो परफॉर्म नहीं करते तो उन्हें ड्रॉप कर दिया जाता है। साहिबजादा फरहान की बात है, 4 मैचेस में मौका दिया गया, परफॉर्म नहीं कर सके, ड्रॉप कर दिया, साउथ अफ्रीका के स्क्वाड में वो सिलेक्ट नहीं हुए। लेकिन साइम अयूब को वनडे की परफॉर्मेंस पे T20 में दोबारा सेलेक्ट कर लिया गया, वो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी T20 स्क्वाड में टीम का हिस्सा है। तो ये चीज़ें करके PCB खुद जो है ना अपने ऊपर क्रिटिसिज्म को दावत दे रहा है कि एक प्लेयर जिसने 25 T20 मैचेस में कुछ नहीं किया, वनडे में बहुत अच्छा कर रहा है, तो वनडे की बेसिस पे उसको दोबारा से T20 में मौका देना, ये PCB की जानिब से मैं समझता हूँ कि इस डिसीजन को रिकंसिडर करना चाहिए। साइम अयूब बहुत बड़ा टैलेंट है, पाकिस्तान का फ्यूचर है, लेकिन परफॉर्मेंस होती है, सिलेक्शन परफॉर्मेंस की बेस पर होनी चाहिए। T20 की परफॉर्मेंस T20 की बेस पे होनी चाहिए, वनडे की बेस पर नहीं होनी चाहिए। दूसरे बैट्समैन जिनका मैं यहाँ पे नाम लेना चाहूँगा, अब्दुल्ला शफीक, जिनको 6 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला, 196 रन बनाए, 64 उनका हाईएस्ट था, 2 मरतबा उन्होंने 50 किया और 5 छक्के भी लगाए। तो अब्दुल्ला शफीक के ऊपर भी काफ़ी सवालिया निशान थे। वनडे में उन्होंने बहरहाल एक जिम्मेदाराना बैटिंग की, लेकिन जिस तरह खुलकर बैटिंग करनी चाहिए थी, ख़ासतौर पर जिम्बाब्वे जैसी टीम के खिलाफ, उस तरह की बैटिंग उनसे नहीं हो सकी। लेकिन उन्होंने इतने रन बना लिए कि शायद अगले टूर्नामेंट के लिए उनको सिलेक्ट किया जाता तो वो सिलेक्ट हो गए, वो साउथ अफ्रीका के लिए सिलेक्ट हो गए। उन्होंने इतने रन बना लिए थे कि वो आगे सिलेक्ट हो सकें।
इसके अलावा यहाँ पर मैं जिस बैट्समैन का नाम लेना चाहूँगा वो कामरान गुलाम है। कामरान गुलाम को 3 बारियों में बैटिंग करने का मौका मिला है, लेकिन कामरान गुलाम ने उन 3 बारियों में 127 रन की, एक सेंचुरी भी की। जिम्बाब्वे के खिलाफ उनको मौका मिला बैटिंग करने का, तो उन्होंने उस मैच में सेंचुरी भी कर डाली। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक वनडे मैच था, उसमें वो उतने रन नहीं बना सके अलबत्ता, लेकिन जिम्बाब्वे के खिलाफ उन्होंने बैटिंग करके अच्छी बल्लेबाजी का मुजाहरा किया। बाबर आजम अलबत्ता उनकी जो डिसअपॉइंटमेंट है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। बाबर आजम के बुरे दिन हैं कि जाने का नाम ही नहीं ले रहे। इस दौरे पर उन्हें 6 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका दिया और बिल्कुल जैसे लगता है कि स्टैट्स आदादो शुमार उनसे रूठ गए हैं, एक 50 भी वो ना कर सके। इन 6 इनिंग्स में उन्होंने 146 रन बनाए, जिसमें 41 उनका हाईएस्ट था। कप्तान मोहम्मद रिजवान की अगर बात करें तो उन्हें 6 इनिंग्स में बैटिंग करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने 146 रन बनाए, हाईएस्ट उनका 44 था, कोई वो 50 भी नहीं कर सके। 4 छक्के उन्होंने अलबत्ता ज़रूर लगाए। शायद उन्हें लंबी इनिंग्स खेलने का उस तरह मौका नहीं मिल रहा था। जिम्बाब्वे के खिलाफ एक आध मैच में उनको बड़ी इनिंग्स खेलने का मौका मिला था, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो उन्होंने ज़्यादा बड़ी इनिंग्स खेलने का मौका नहीं मिला। तो बहरहाल मोहम्मद रिजवान ने 146 रन बनाए। बाबर आजम जिनके ऊपर बहुत नज़रें थी और उम्मीद थी कि शायद एक आध सेंचुरी वो इस टूर के ऊपर ज़रूर करेंगे, लेकिन सेंचुरी तो बहुत दूर की बात, बाबर आजम 50 भी नहीं कर सके। बाबर आजम के जो बुरे दिन हैं जाने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबर आजम के ऊपर जो ये मायूसी के बादल छाए हुए हैं उनके करियर पे, वो हटने का नाम ही नहीं ले रहे। बाबर आजम को इस दौरे के ऊपर 6 इनिंग्स में बल्लेबाजी करने का मौका मिला, जिसमें उन्होंने सिर्फ 127 रन बनाए और जिसमें कोई 50 भी शामिल नहीं था। उनका हाईएस्ट 41 था। और अगर पूरे टूर की अगर आप बात करें तो बाबर आजम ने सिर्फ 1 छक्का लगाया इस पूरे दौरे के अंदर। बाबर आजम ने जहां 6 इनिंग्स में 127 रन बनाए, वहीं पे उनके जो मुतबादल खिलाड़ी जो पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, कामरान गुलाम, उन्होंने 3 बारियों में 127 रन बनाए। तो फ़र्क साफ जाहिर है, कॉन्फिडेंस का और मायूसी का फ़र्क जो है आप सबके सामने है। नो डाउट बाबर आजम बहुत अच्छे प्लेयर हैं, वनडे के ख़ास तौर पर, तो उनको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन उनके साथ साथ मैं ये मानना चाहूँगा, मेरा ये मानना है कि और मेरी ये ख्वाहिश है कि कहीं कामरान गुलाम के साथ ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। बाबर आजम को बहुत मौके मिल चुके, अब बाबर आजम परफॉर्मेंस की बेस पे ही टीम में जगह बना सकते हैं, लेकिन कामरान गुलाम जिन्होंने बहुत लंबे अरसे तक परफॉर्म किया है, बहुत दरवाज़ा खटखटाया है, तो कामरान गुलाम को अब जो भी उनकी क्रिकेट बची है 5 साल 6 साल 7 साल, बाय डिफ़ॉल्ट उनको टेस्ट और वनडे स्क्वाड का हिस्सा होना चाहिए। बॉलिंग की अगर बात करें तो पाकिस्तान के फास्ट बॉलर छाए रहे ऑस्ट्रेलिया के अंदर। हारिस रऊफ ने बहुत ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की। T20 में तो उनको थोड़ी सी उनकी पिटाई लगी, लेकिन वनडे में उन्होंने बड़ी तबाही से बॉलिंग की। तो हारिस रऊफ ने कुल मिलाकर इस दौरे पर 11 मैच खेले और उन्होंने 21 विकेट्स हासिल की अक्रॉस ऑल फॉर्मेट्स। बहुत ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस रही। दूसरे नंबर पे विकेट के हिसाब से जिस बॉलर का यहाँ पे नाम आता है वो है सुफियान मुकीम, जिन्हें 5 बारियों में गेंदिंग 5 मैचों में 5 मरतबा बॉलिंग करने का मौका मिला और उन्होंने 11 विकेटें हासिल की। सुफियान मुकीम ने खासतौर पर जिम्बाब्वे के खिलाफ एक T20 मैच में सिर्फ 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। तो ये एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है उनके लिए। नौजवान है और बहुत अच्छा हुआ कि पाकिस्तान को भी एक चाइनामैन मिला, तो ये बड़ी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस है और आई होप कि वो आगे भी इस तरह इस परफॉर्मेंस को साउथ अफ्रीका में भी कंटिन्यू करेंगे। अब्बास अफरीदी ने 6 मैचों में 11 विकेटें हासिल की। अब्बास अफरीदी T20 वगैरह के लिए बहुत अच्छे बॉलर हैं, विकेट लेने का फन जानते हैं, बहुत ज़्यादा वेरिएशन करते हैं, उतने स्किलफुल नहीं है लेकिन वेरिएशन के ज़रिए जो है ना काफ़ी रन्स भी रोकने की कोशिश करते हैं, विकेटें लेने की कोशिश करते हैं। तो अब्बास अफरीदी ने भी 6 मैचों में 11 विकेटें हासिल की। इसके अलावा जिस बॉलर ने यहाँ पर इम्प्रेस किया अबरार अहमद थे, जिन्होंने 4 मैचेज़ में 10 विकेटें हासिल की। तो ये पाकिस्तान के बॉलर थे। फास्ट बॉलर्स ने भी अपनी ऑस्ट्रेलिया वगैरह में छाए रहे और फिर जिम्बाब्वे में आया तो यहाँ पर स्पिन ने बड़ा जादू दिखाया। तो पाकिस्तान के मतलब बड़ी बातें हो रही थी कि जी हमारे पास क्वालिटी स्पिनर्स नहीं है, तो वो दावे गलत साबित हुए। पाकिस्तान को क्वालिटी स्पिनर्स मिल गए और मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान को ख़ासतौर पर बॉलिंग में एक अच्छी फास्ट बॉलिंग और अच्छी स्पिन बॉलिंग के इस कॉम्बिनेशन के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पिछले 2 साल में यही हो रहा था। ऊपर से अगर फास्ट बॉलर विकेट नहीं निकाल पाते थे तो मिडल ओवर्स में स्पिनर जो थे वो बिल्कुल बेअसर थे। तो अभी अच्छे स्पिनर मिल गए हैं, अबरार हैं, सुफियान मुकीम हैं। वनडे में फैसल अकरम को उन्होंने ट्राई कर लिया, टेस्ट में नुमान और साजिद अली की लेजेंडरी जोड़ी है। तो पाकिस्तान को वो मिडल ओवर्स में जो स्पिन अटैक होता था वो पाकिस्तान को मिल चुका। फास्ट बॉलर तो पहले ही मौजूद थे, रिदम वापस आ गया, हारिस रऊफ का रिदम वापस आ गया। शाहीन और नसीम ने भी जितने मैचेस खेले उनमें अच्छी बॉलिंग की।
तो मेरा ख्याल है कि अब पाकिस्तान का बॉलिंग यूनिट जो है ना वो काफ़ी स्टेबल हो चुका है। बैटिंग में अलबत्ता प्रॉब्लम वहीं के वहीं है, मिडल ऑर्डर में जो है ना बड़ी खामियां हैं, और अगर पाकिस्तान को वनडे में T20 में ख़ास तौर पर सर्वाइव करना है, दुनिया की बड़ी टीमों के साथ कम्पीट करना है, तो मिडल ऑर्डर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा कि कामरान गुलाम और तैयब ताहिर को टीम के अंदर रखा जाए। इरफान खान न्याजी और इस तरह एक दो और आपने लड़के मिडल ऑर्डर में ट्राई किए, आई एम सॉरी टू से उनमें कोई टैलेंट नहीं है, उनकी बिल्कुल भी जगह नहीं बनती है। कामरान गुलाम और तैयब ताहिर जिन्होंने बड़े लंबे अरसे तक डोमेस्टिक में परफॉर्म किया है, ऐसे लड़कों को आप वाइट बॉल के अंदर T20 में, वनडे के अंदर मिडल ऑर्डर में शामिल कर सकते हैं। तो ये तो परफॉर्मेंसेस थी जो पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दौरा जिम्बाब्वे और दौरा ऑस्ट्रेलिया पर दिखाई, और इसी परफॉर्मेंसेस की बेस पे आगे कुछ लड़के सेलेक्ट हुए। कुछ लड़के ऐसे भी थे, इरफान खान न्याजी हो गए, एक दो और लड़के हो गए जो बगैर किसी परफॉर्मेंस के सिलेक्ट हो गए, और कुछ लड़के ऐसे थे, हसीबुल्ला खान जैसे उभरते हुए नौजवान लड़के जो कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते आए हैं, लेकिन उन्हें नज़रअंदाज किया गया। हसीबुल्ला खान वनडे में उनकी बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है, डोमेस्टिक लिस्ट ए क्रिकेट में, लेकिन उनको वनडे में सिलेक्ट नहीं किया गया, उन्हें टेस्ट स्क्वाड में अलबत्ता रखा गया है। तो बहरहाल अब उम्मीद करते हैं पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो पाकिस्तान का दौरा है साउथ अफ्रीका है, जो 10 दिसंबर से शुरू होगा, T20 से ये दौरा स्टार्ट होगा, उसमें पाकिस्तान अच्छा करे। हमारी नई ख्वाहिशात पाकिस्तान के साथ हैं। थैंक यू।